नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हमने क्या किया है, जो पंचायती राज व्यवस्था है जो कि 65 मार्क्स की पूछी जानी है, हमने उसके 35 अंकों को इस वीडियो में कवर किया है। 3 यूनिट इसमें पूरी तरह से कंप्लीट की गई हैं। तो 65 में से आपके जो 35 मार्क्स हैं वो इस वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। तो देखिए, हमने किस किस को टॉपिक को उठाया है यहाँ पर। तो पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, 5 अंकों का है यह। ग्रामीण विकास योजना एवं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, यह 20 नंबर का है। ग्राम पंचायत अधिकारियों के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका 10 अंकों का है। तो कुल मिलाकर कितना हुआ, 35। तो इकाई 4, 5, 6 पूरी तरीके से कंप्लीट की गई है इस वीडियो में, और इस वीडियो को 22 पेजों में कंपाइल किया गया है। तो 22 पेजों में आपके 35 मार्क्स कंप्लीट किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पंचायत सिटीजन चार्टर, पंचायत सचिवालय, ग्राम सचिवालय, पंचायत सहायक की भूमिका, कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में सह स्थापना, पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना, परिवार रजिस्टर और जन्म मृत्यु पंजीकरण। तो 5 अंकों का ये है। ग्रामीण विकास योजना एवं कार्यक्रम में क्या देखेंगे, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA, स्वच्छ भारत मिशन मिशन SBM, ग्रामीण पेयजल योजना फेज 1 फेज 2, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना भारत सरकार और पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजना एवं कार्यक्रम। इसके बाद 6वें में क्या है, ये 20 अंकों का है। इसके बाद 6वें में है ग्राम पंचायत अधिकारियों के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका। तो BPO की क्या भूमिका होती है, ग्राम पंचायत सचिव के रूप में, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में क्या भूमिका होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, 5 अंक यहाँ से टॉपिक आपको दिख रहे होंगे। पंचायत सिटीजन चार्टर, पंचायत सचिवालय ग्राम सचिवालय, पंचायत सहायक की भूमिका, CSC के पंचायत भवन में स्थापना, पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजना को क्रियान्वयन, पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना, परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु पंजीकरण। तो इन सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पंचायत सिटीजन चार्टर की। पंचायत सिटीजन चार्टर, तो पंचायत सिटीजन चार्टर क्या होता है, सिटीजन चार्टर देखिए, सबसे पहले आप चार्टर को समझ लीजिए, चार्टर या सिटीजन चार्टर। तो चार्टर को हिंदी में बोलते हैं अधिकार पत्र। तो लोगों को उनके अधिकारों के लिए, लोगों के क्या अधिकार होते हैं, वो किन किन सुविधाओं को उठा सकते हैं, उनका फ़ायदा लाभ ले सकते हैं, तो उसके लिए सिटीजन चार्टर बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से पंचायत में पंचायत सिटीजन चार्टर की स्थापना की गई। तो पंचायत सिटीजन चार्टर जो है, इसमें जो 11वीं अनुसूची होती है पंचायतों की, मतलब संविधान में, उसमें पंचायती राज व्यवस्था से 29 विषय हैं। तो 29 विषयों की सेवाओं के बारे में इसमें डिटेलिंग की गई है, और SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, जो मॉडल सिटीजन चार्टर है देश में, उसको 4 जून 2021 को लोकार्पण किया गया था। मॉडल सिटीजन चार्टर का किसने किया था, उस समय जो पंचायती राज मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा मॉडल सिटीजन चार्टर को लागू किया गया था। मॉडल सिटीजन चार्टर किसने बनाया, तो मॉडल सिटीजन चार्टर जो है वो पंचायती राज मंत्रालय ने बनाया है। किसके सहयोग से, NIRDPR, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। तो NIRDPR के सहयोग से किसने बनाया है, पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है, क्योंकि पंचायती राज मंत्री इसको उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, और फिर 4 जून 2021 को देश में मॉडल सिटीजन चार्टर स्थापित हुआ। तो 15 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश में समस्त ग्राम पंचायतों में लागू करने के निर्देश दिए गए राज्यपाल महोदय के द्वारा, कि समस्त ग्राम पंचायतों में उत्तर प्रदेश में पंचायत सिटीजन चार्टर लागू हो। तो राज्य स्तर से तैयार मॉडल सिटीजन चार्टर तो कौन तैयार करेगा, राज्य स्तर से तैयार होगा मॉडल सिटीजन चार्टर। ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाएगा मॉडल सिटीजन चार्टर, और ग्राम पंचायतें क्या करेंगी, ग्राम पंचायतों ने आवश्यकता अनुसार संशोधन करके इसको लागू किया है। ग्राम पंचायतों की जो अपनी आवश्यकता है उसके अनुसार से संशोधन किया गया है। और जो पंचायत सिटीजन चार्टर है वो ग्राम सभा के अनुमोदन से लागू किया गया है, ठीक है, ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 44 सेवाएं जो हैं वो पंचायत सिटीजन चार्टर के अंतर्गत दी जाती हैं। सिटीजन चार्टर में क्या होता है, आपको बताया जा चुका है कि कोई जो सेवा है वो व्यक्ति को कितने दिनों में मिलेगी, है ना, अगर वो नहीं मिल रही है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, कहाँ पर व्यक्ति शिकायत कर सकता है, व्यक्ति के क्या अधिकार हैं उस सेवा को लेने की। तो ये सभी किस में लिखे होते हैं, सिटीजन चार्टर में या पंचायत सिटीजन चार्टर में, ठीक है। इस सिटीजन चार्टर में पंचायत का संकल्प और मिशन लिखा होता है कि पंचायत का क्या संकल्प है, पंचायत का क्या मिशन है, वो किस प्रकार से पंचायत को विकसित करने में भूमिका निभा सकता है।
पंचायत सिटीजन चार्टर में ये 4 बातें मुख्य रूप से होती हैं। पंचायत का संकल्प और मिशन, सेवा का नाम, जो व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवा है उसका नाम, उसका विवरण सेवा का, समयावधि किसी समय के भी अवधि के भी भीतर भी दी जाएगी, कार्मिक का नाम और संपर्क विवरण। ठीक है। इसके बाद सेवा मानक या सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी, और शिकायत निवारण प्रणाली और उच्चाधिकारी का विवरण यहाँ पर होता है सिटीजन चार्टर में। अब देखिए जो कुछ मुख्य बातें हमने यहाँ पढ़ ली हैं जो कि कई टॉपिक से जुड़ी हुई है, जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। तो आपके जो सब सिलेबस है उसमें जन्म मृत्यु पंजीकरण के बारे में 2 बार से लिखा है। ठीक है। परिवार रजिस्टर के बारे में तो हमने यहाँ पर उसको थोड़ा डिटेल में बताया है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अगर आपको बनवाना है तो इसके लिए शुल्क कितना लगेगा, 5 रुपये। ये सब किस में लिखा है, पंचायत सिटीजन चार्टर में, है ना। पंचायत सिटीजन चार्टर एक प्रकार से पोस्टर होता है कि जो बाहर लगा होता है कार्यालय के बाहर या दीवारों पर लगा होता है, जिसमें ये सब चीज़ें लिखी होती हैं कि कितना शुल्क लगेगा, कितने समय सीमा के भीतर आपको सेवा मिलेगी। ठीक है। आप किससे शिकायत कर सकते हैं। ठीक। तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का जो शुल्क है वो 5 रुपये है। 5, अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना तो आपको 5 रुपये लगेंगे। समय सीमा 1 माह के अंदर आपको बनकर तैयार हो जाएगा। आप संपर्क कैसे करते हैं, तो कर सकते हैं प्रधान से या सचिव से, जन्म प्रमाण पत्र के लिए या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए। अगला है परिवार रजिस्टर की नकल आपको अगर चाहिए है तो आपको फिर से परिवार रजिस्टर की नकल के लिए 5 रुपये शुल्क लगता है। और परिवार रजिस्टर की नकल के लिए जो समय सीमा है वो 3 दिन है। ठीक है। कितने दिन है, 3 दिन में आपको परिवार रजिस्टर की नकल मिल जाएगी। आप संपर्क कर सकते हैं सचिव से। और ग्राम पंचायत के अन्य अभिलेख जो हैं, जो भी ग्राम पंचायत के अन्य रिकॉर्ड हैं, उनकी अगर आपको प्रमाण प्रति चाहिए तो शुल्क आपको कितना लगेगा, प्रथम 5 पेज तक 5 रुपये प्रति पेज, यानी जो शुरुआत के 5 पेज होते हैं तो उसमें आपको हर पेज पर 5 रुपये देना होगा। और अतिरिक्त प्रति पृष्ठ पर आप 5 से अगर ज़्यादा लेते हैं तो आपको हर रुपये पर 1 रुपये एक्स्ट्रा, हर पेज पर 1 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। समय सीमा इसकी कितनी है, 3 दिन है। ठीक है। 3 दिन के अंदर आपको यह है प्रमाणित प्रति मिल जाएगी। और आप किससे संपर्क कर सकते हैं, सचिव से। मनरेगा जॉब कार्ड के लिए जो समय सीमा है वो कितनी है, 3 दिन है। ठीक है। और फ्री निःशुल्क होती है, इसका कोई शुल्क नहीं लगता है। तो 3 दिन में आपको मनरेगा जॉब कार्ड मिल जाएगा। ठीक है। मनरेगा में अगर आपको काम करना है तो आपको जो समय सीमा दी जाती है वो 15 दिन दी जाती है। 15 दिन के अंदर अगर आपको काम नहीं मिलता है तो आपको जो बेरोजगारी भत्ता है वो दिया जाएगा। ठीक है। मनरेगा जॉब कार्ड के बारे में बात हो गई। यूपी में पंचायत चार्टर के भाग 7 है लगभग, है ना। जो उत्तर प्रदेश में पंचायत चार्टर के भाग कितने माने गए हैं, 7। आप उसको ऐसे ही रट लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर। अभी मैंने पढ़ा पंचायत सिटीजन चार्टर, हम नागरिक घोषणा पत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो नागरिक जो सिटीजन चार्टर होता है वो स्वैच्छिक होता है। ठीक है। निर्भर करता है संस्था की इच्छा पर। लिखित दस्तावेज होता है, तो आपने देखा है लिखित उसमें चीज़ें होती हैं। अपरिवर्तनीय होता है, एनफोर्सेबल नहीं होता है। ठीक है। मतलब इसको लागू नहीं किया जा सकता है कोर्ट के माध्यम से। सबसे पहले 1991 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में जॉन मेजर की कंजर्वेटिव सरकार द्वारा लागू किया गया क्या, सिटीजन चार्टर। किस देश में, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में। किसकी सरकार द्वारा, जॉन मेजर की सरकार द्वारा। सबसे पहले विश्व में सिटीजन चार्टर यहाँ पर लागू किया गया। भारत में कब, तो मई 1997 में भारत में पहली बार विभिन्न राज्यों व यूटी, है ना, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था 1997 में मई में। तो उसमें सिटीजन चार्टर की बात उठी थी। ठीक है। तो भारत में सबसे पहले मई 1997 से इसकी शुरुआत मानी जा सकती है। सिटीजन चार्टर के जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, निर्माण है, कौन बनाएगा, संचालन कार्य कौन करेगा, तो वो करता है DARPG। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। डिपार्टमेंट यानी विभाग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रशासनिक, रिफॉर्म माना सुधार, प्रशासनिक सुधार, और लोक शिकायत विभाग इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसने बनाया है सिटीजन चार्टर है, इसको, इसका काम होता है सिटीजन चार्टर को बनाना, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। ठीक है। वस्तुओं एवं सेवाओं के समयबद्ध वितरण, जो वस्तुएं सेवाएं उनके समयबद्ध वितरण, टाइमली वो चीज़ें मिल जाएं। और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए नागरिकों का अधिकार विधेयक भारत में कब लाया गया था, दिसंबर 2011 में। तो यह विधेयक ही था, यह पास नहीं हो सका था। ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं पंचायत सचिवालय या ग्राम सचिवालय में। तो जो पंचायत स्तर पर सचिवालय बनाए जाते हैं उसकी लागत 17.46 लाख रुपये। आप उसको ध्यान रखेंगे, कितना है, 17.46 लाख रुपये। ठीक। PLC, ग्राम सचिवालय में PLC की स्थापना की जाए है। PLC की थोड़ा फुल फॉर्म जान लीजिए, पंचायत लर्निंग सेंटर्स। इसमें क्या होगा,
जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे ग्राम प्रधान हो गए, जो वार्ड मेंबर हो गए, तो प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु पीएलसी की स्थापना की जानी है ग्राम सचिवालय में, पंचायत लर्निंग सेंटर्स। अगर आप सिंपल एरिया में है तो आपको 17.46 लाख पंचायत सचिवालय के लिए दिए जाएंगे निर्माण के लिए, और अगर भूकंपरोधी आप बनाते हैं तो उसके लिए 18.03 लाख रुपए की व्यवस्था है। पंचायत सहायक की भूमिका, सीएससी की पंचायत भवन में सह स्थापना। तो देखिए, अब हम पंचायत सहायक की भूमिका आप जानते हैं, ठीक है, अगर आप गांव से जुड़े हैं तो आप इसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। आप सीएससी की पंचायत भवन में सह स्थापना, कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं सीएससी, जन सुविधा केंद्र। तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई सितंबर 2006 में। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। भारत में सीएससी की शुरुआत कब हुई? सितंबर 2006 में। किसके तहत? NEGP के तहत, नेशनल ई गवर्नेंस पॉलिसी। ठीक है, जो नेशनल ई गवर्नेंस पॉलिसी वो कब आई थी? 2006। पॉलिसी या प्रोग्राम बोल सकते हैं, 2006 में आई थी, और उसी के तहत सीएससी की स्थापना की गई उसी वर्ष। सीएससी 2.0 की स्थापना कब हुई? सीएससी 2.0 की शुरुआत हुई 2015 में। किस कार्यक्रम के तहत? तो आपने सुना होगा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चलाया गया था 2014 में मोदी सरकार के द्वारा। तो 2015 में सीएससी 2.0 की स्थापना हुई। और जो सीएससी होता है, इसमें मॉडल जो होता है वो पीपीपी के रूप में काम करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना। और निगरानी कौन करता है सीएससी की? मॉनिटरिंग कौन करता है जो सीएससी सेंटर होते हैं? तो MEITY, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई है। अब देखिएगा, जो सीएससी होते हैं इनकी स्तरीय संरचना होती है, 3 लेवल पे संरचना होती है। सबसे पहले VLE, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, या एंटरप्रेन्योर, ठीक है, संचालक। मतलब जो सीएससी सेंटर को चलाने वाला व्यक्ति है, जो ऑपरेटर है, उसको VLE कहते हैं, संचालक को। दूसरा होता है SDA, है ना, राज्य नामित एजेंसी। तीसरा होता है केंद्र सरकार। तो त्रिस्तरीय संरचना होती है सीएससी की। सीएससी 3.0 की बात करें तो इसको अगस्त 2020 में इसको स्टार्ट किया गया। और जो सीएससी है वो G2C सेवाएं सुनिश्चित कराते हैं। मतलब जितने भी सीएससी होते हैं G2C, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट से सिटीजन की तरफ जितनी भी सेवाएं हैं वो सब सीएससी सेंटर के माध्यम से दी जाती हैं लोगों को। जैसे अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो आप गवर्नमेंट से सिटीजन, यानी आप, गवर्नमेंट आपको सुविधा दे रही है, सिटीजन आप हैं, तो गवर्नमेंट से सिटीजन जो नागरिकों के लिए चीज़ें हैं वो G2C मॉडल होता है। इसको हम पढ़ेंगे आगे विस्तार से। देखिए, सीएससी ने क्या किया है, 3.0 में लिखा है कि सीएससी ने 4.5 लाख प्लस युवाओं को रोजगार दिया है। ठीक है, आगे देखें। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर 36 विभागों की 259 G2C सेवाएं उपलब्ध हैं। जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है ना, उस पर 36 विभागों की 259 से ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं लोगों के लिए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। सीएससी, इसकी प्रॉब्लम क्या है? सर्विस सेंटर एजेंसी। इसमें क्या है, सर्विस सेंटर एजेंसी जो होती हैं वो क्या करेंगी, तो 500 से 1000 सीएससी के विभाजन के लिए जिम्मेदार होंगी। 500 से लेकर 1000 की संख्या में जो सीएससी होंगे उनके विभाजन के लिए CSA जिम्मेदार है, सर्विस सेंटर एजेंसी। यानी बहुत सारे सीएससी को जो देखभाल करेगी, बहुत सारी सीएससी की, वो कौन करेगी? CSA। ठीक, प्रत्येक जिले में 2 DSP होंगे। DSP मतलब डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर, जिला सेवा प्रदाता होंगे। ठीक है, प्रत्येक जिले में सीएससी सेंटर के CSA योजना के तहत प्रत्येक DSP को मौजूदा 80,000 CSC क्रियाशील रखना है। मतलब जितने भी DSP बनाए गए हैं जिला सेवा प्रदाता, उनको मौजूदा 80,000 CSC क्रियाशील रखना है जो चल रहे हैं। शहरी क्षेत्र में 10,000 आबादी पर CSC की स्थापना होती है, और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक CSC की स्थापना होती है। ठीक है, एक CSC की स्थापना हर ग्राम पंचायत में होती है, और शहरी क्षेत्र में 10,000 आबादी पर। शुरुआत में जब इसको लागू किया गया था CSC को, तो शुरुआत में प्रत्येक 6 गाँव के लिए एक CSC का लक्ष्य रखा गया है कि अगर हर गांव में नहीं खुल सकते तो 6 गाँव का एक समूह बना लें, उसके लिए एक CSC स्थापित की जाएगी। PPP मॉडल के तहत CSC स्थापित किए जाते हैं, जिसमें सरकार और निजी वित्त का अनुपात क्या होता है? 30 रुपये सरकार देती है, निजी वित्त 70 रुपये। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या होता है? प्रति सेवा 30 रुपये। ठीक है, तो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल देख लीजिए। प्रति सेवा अगर आप CSC के माध्यम से कोई सेवा लेते हैं तो आपको 30 रुपये देना पड़ेगा किसी भी सेवा के लिए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आप आय प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र, तो एक सर्विस के कितने लगते हैं? 30। जिसमें पंचायत सहायक को कितने मिलेंगे? 5। ग्राम पंचायत को कितने जाएंगे? 10 रुपये। जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी को कितने जाएंगे? 10 रुपये। सर्विस ऑनर को कितने जाएंगे? 3। ई गवर्नेंस केंद्र को कितने जाएंगे? 2 रुपये। तो इस प्रकार से शेयरिंग मॉडल है। पंचायत गेटवे पोर्टल, तो पंचायत गेटवे पोर्टल ई ग्राम स्वराज
और PFMS तक पहुंच के लिए एक पंचायत गेटवे पोर्टल बनाया गया। ई ग्राम स्वराज जो है ऐप है, वेबसाइट है, उस पर पहुंच के लिए, और एक PFMS, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसके तहत पंचायत गेटवे पोर्टल को स्थापना की गई है। न्यूनतम 18 घंटे बिजली आपूर्ति पंचायतों में, यह बात कही गई कि न्यूनतम पंचायतों में 18 घंटे बिजली दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में 500 वाट का सोलर पैनल प्रत्येक सचिवालय में लगाया जाएगा। हर सचिवालय में 500 वाट का सोलर पैनल लगाया जाएगा। न्यूनतम 500 वर्ग मीटर भूमि एक पंचायत भवन हेतु चाहिए होगी। तो न्यूनतम कितने 500 वर्ग मीटर भूमि चाहिए होगी एक पंचायत भवन के लिए। यूपी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी +11 DSP है ना, डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर, DSP द्वारा पंचायत से फी जो ली जाती है, जो डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो पंचायत से फीस कितनी लेते हैं, 5,000 से 10,000 रुपये के बीच, ठीक है। पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हम देखते हैं। तो इसको योजना के तहत ही हम पढ़ लेंगे, तो योजनाओं के बारे में हम आगे जानेंगे। अब हम देखते हैं पंचायतों में ई-गवर्नेंस की स्थापना। तो देखिए प्रारंभिक कदम क्या है, तो पंचायतों में ई-गवर्नेंस की स्थापना के लिए सबसे पहले भारत में प्रयास हुआ 1970 में कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की गई। 1977 में NIC की स्थापना की गई, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, और इसी के तहत जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम। 1987 में 10 साल बाद क्या हुआ, NIC नेट है ना, राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की स्थापना हुई। NEGP नेशनल ई-गवर्नेंस प्रोग्राम या पॉलिसी के निर्माण जो किया है वो किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और DARPG, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, ठीक है, आपको बताया जा चुका है इनकी फुल फॉर्म। NEGP में 4 घटक जोड़े गए 2011 में। कौन कौन से 4 घटक जोड़े गए नेशनल ई-गवर्नेंस पॉलिसी में, स्वास्थ्य, शिक्षा और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पोस्ट, ठीक है। उमंग के बारे में जान लेते हैं हम। उमंग क्या है, उमंग की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर न्यू एज गवर्नेंस, जो नई है ना पीढ़ी है उसके लिए गवर्नेंस। इसको 2017 में लाया गया था, किसके द्वारा, NEGD और मेटी, ठीक है, नेशनल ई-गवर्नेंस डिपार्टमेंट, और मेटी आपको जानते हैं। सेकंड ARC की रिपोर्ट आई थी है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और जो कमेटी है ना, प्रशासन सुधार आयोग या कमीशन बोल सकते हैं इसको। तो सेकंड ARC की रिपोर्ट जो आई थी 2008 में, इसमें कहा गया था कि अब सरकार ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दे। ई-गवर्नेंस के 4 प्रकार होते हैं, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, जो सुविधाएं सरकार से सिटीजन की तरफ आती हैं, नागरिकों की तरफ। G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट से बिजनेस की तरफ जो सेवाएं हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, 2 सरकारों के बीच। और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई है ना, G2E बोलते हैं इसको। 27वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन, ठीक है, नेशनल ई-गवर्नेंस सम्मेलन जो हुआ 27वां, वो कहाँ हुआ, तो वो 2024 के सितंबर में कहाँ पर हुआ, मुंबई में। आप इसको ध्यान रखेंगे, जो 27वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन हुआ वो मुंबई में हुआ। प्रगति के बारे में जान लीजिए। प्रगति एक ऐप है, प्रगति 2015 में इसकी शुरुआत की गई। इसकी फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, इसकी फुल फॉर्म है। NIC के द्वारा इसको विकसित किया गया है, और इसकी निगरानी कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय। आगे चलते हैं, आगे बात होती है डिजी लॉकर की। तो डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थापित किए गए हैं, है ना, 1 जुलाई 2015। NEGP है ना, नेशनल ई-गवर्नेंस जो प्रोग्राम है उसमें 3 लेयर होती हैं, एक संगठन लेयर है ना, एक टेक्नोलॉजी लेयर और एक यूजर लेयर, आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखें, यूपी फैमिली कार्ड, उत्तर प्रदेश में जो परिवार रजिस्टर है उसमें 12 अंकों का एक यूनिक नंबर दिया जाता है। फैमिली ID उत्तर प्रदेश में कब से बननी शुरू हुई, 2023 से। एक पारिवारिक पहचान की बात की जा रही है। परिवार रजिस्टर के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज कुटुंब रजिस्टरों का अनुरक्षण नियमावली कब आई थी उत्तर प्रदेश में, 1970 में। इसके नियम 7 में रजिस्टर की अभिरक्षा और संरक्षण की बात की गई है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जन्म मृत्यु पंजीकरण के बारे में हम आगे जानेंगे। ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका, तो इसमें है ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका। अब हम चलते हैं सबसे पहले जन्म मृत्यु पंजीकरण की ओर। तो सबसे पहले जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, RBD एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। इसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें 5 अध्याय हैं। प्रारंभिक है पहला अध्याय, दूसरा अध्याय रजिस्ट्रीकरण स्थापन, तीसरा है जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, फिर अभिलेखों और सांख्यिकियों को रखना, और लास्ट है प्रक्रिया। इसकी धारा आप देख सकते हैं, अध्याय की धारा 1 से 2 के बीच है, जो 3 से 7 है,
ये 8 से 15 है, ये 16 से 19 है, ये 20 से 32 है। ठीक है, चलिए धारा 1 में क्या है, संचित नाम विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 में क्या है, परिभाषा और निर्वचन। धारा 3 में क्या है, तो यहाँ पर जरूरी है, धारा 3 में भारत की महाराष्ट्र की बात की जाती है। तो भारत के महाराष्ट्र की नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। रजिस्ट्रीकरण के बारे में निर्देश देना। मुख्य रजिस्ट्रार जो होते हैं राज्यों में, हेड कौन होते हैं, राज्यों में जो रजिस्ट्रीकरण के लिए सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो मुख्य रजिस्ट्रार होता है। तो मुख्य रजिस्ट्रारों में समन्वय स्थापित करना भारत के महाराष्ट्र का काम होता है। वार्षिक रिपोर्ट इसके जो महाराष्ट्र है वो किसको देता है, केंद्र सरकार को, जिसने नियुक्त किया उसको वार्षिक रिपोर्ट देता है। धारा 4 में मुख्य रजिस्ट्रार की बात होती है। मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार, और राज्य में सबसे बड़ा रजिस्ट्रीकरण का अधिकारी होता है मुख्य रजिस्ट्रार। ठीक है, और वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है, तो वार्षिक रिपोर्ट देता है राज्य सरकार को। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, जो मुख्य रजिस्ट्रार होता है इसकी नियुक्ति राज्य सरकार ने की, तो इसकी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को जाएगी। धारा 5 में है रजिस्ट्रीकरण खंड। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, विभक्त कर सकती है अपने राज्य को अलग अलग रजिस्ट्रीकरण खंडों में। धारा 6 में क्या है, जिला रजिस्ट्रार के बारे में। जिला रजिस्ट्रार को नियुक्त कौन करेगा, राज्य सरकार। जिला में सबसे बड़ा रजिस्ट्रीकरण का अधिकारी जिला रजिस्ट्रार, इसको नियुक्त भी कौन करेगा, राज्य सरकार। धारा 7 में है रजिस्ट्रार के बारे में, इसको भी नियुक्त कौन करेगा, राज्य सरकार है। पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए, जैसे पंचायतों में रजिस्ट्रार कौन होता है, तो विलेज पंचायत ऑफिसर यानी सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी। और रजिस्ट्रार मुख्य रजिस्ट्रार की अनुमति से उप रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकता है। अगर रजिस्ट्रार चाहे कि हमें सहायता के लिए उप रजिस्ट्रार चाहिए, तो वो मुख्य रजिस्ट्रार यानी जो स्टेट लेवल पर होता है उससे अनुमति चाहिए होगी। धारा 8 में क्या है, जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए अपेक्षित व्यक्ति, मतलब कौन व्यक्ति जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करा सकता है, तो परिवार में कोई परिवार का मुखिया जो होगा वो रजिस्ट्रीकरण करा सकता है। ठीक है, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, प्रसूति या परिचर्या गृह में चिकित्सक जो होगी, चिकित्सक अधिकारी वो, जेल में जेलर, और यहाँ पर देखिए जो अभी त्यक्त शिशु है, मतलब जिस बच्चे को छोड़ दिया है, छोटे से बच्चे को, नवजात शिशु है, सब है जिसको छोड़ दिया है, तो यहाँ पर अगर गांव में है तो ग्रामीण या थाने का अफसर, ठीक है, इनको रजिस्ट्रीकरण के लिए सूचना देने के लिए निर्धारित किया गया है। धारा 9 में देखिए, धारा 9 में क्या है, बागान में जन्म और मृत्यु के संबंध में विशेष उपबंध कि अगर बागान में किसी की जन्म मृत्यु होती है तो बागान अधीक्षक इसकी सूचना देगा। धारा 10 में जन्म और मृत्यु की सूचना देने व मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने का कुछ व्यक्तियों का कर्तव्य, कि जन्म मृत्यु की सूचना देने की कर्तव्य कुछ व्यक्तियों का, मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने का कर्तव्य। मृत्यु के कारण को प्रमाणित कौन करेगा, तो मेडिकल अधिकारी के मेडिकल ऑफिसर करेंगे। ठीक है, धारा 11 में इत्तला देने वाले का रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना। इत्तला मतलब सूचना, किसी व्यक्ति का जन्म हुआ या मृत्यु हुई तो उसकी सूचना देने वाले का रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना। एक रजिस्टर होता है, ठीक है, रजिस्ट्रीकरण का, उस पर हस्ताक्षर करेगा वो या अंगूठा लगाएगा। ठीक, ये धारा 11। धारा 12 में क्या है, इत्तला यानी सूचना देने वाले को रजिस्ट्रीकरण की प्रविष्टियों के उद्धरणों का दिया जाना। जो सूचना देने वाला व्यक्ति है उसको रजिस्ट्रीकरण की जो प्रविष्टियाँ हैं जो लिखी गई हैं रजिस्टर में, उसकी अगर वो नकल चाहे तो उसको मिल सकती है। ठीक है, धारा 13 में है जन्म और मृत्यु का विलंबित रजिस्ट्रीकरण। ठीक है, अगर आपने जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण सही समय से नहीं कराया तो आपको बाद में कुछ एक्स्ट्रा फीस लगेगी, उसको बोलते हैं जन्म और मृत्यु का विलंबित रजिस्ट्रीकरण। अगर देखिए नॉर्मल टाइम जो है वो 21 दिन है, अगर आप 21 दिन के अंदर जन्म और मृत्यु की रजिस्ट्रीकरण के बारे में सूचना देते हैं तो ठीक है, तो 21 दिन इसमें समय रखा गया। लेकिन अगर 21 से 30 दिन हुआ तो विलम्ब फीस के साथ आपको रजिस्ट्रार से संपर्क करना होगा। 30 दिन से एक वर्ष हुआ तो विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा, आपको लिखित में अनुज्ञा चाहिए, परमिशन चाहिए, और विहित फीस भी चाहिए, आपको नोटरी भी चाहिए और शपथ पत्र भी चाहिए, आपको एफिडेविट भी चाहिए। उसके बाद रजिस्टर बनाएगा आपको। 1 वर्ष के बाद अगर चाहिए तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के आदेश पर आपको मिल सकता है। धारा 14 देखिए आप, धारा 14 में है बालक के नाम का रजिस्ट्रीकरण। तो बच्चा जो है अगर किसी का जन्म हुआ तो बगैर नाम के भी रजिस्ट्रीकरण हो सकता है उसका जन्म का, लेकिन रजिस्ट्रार को नियत समय अवधि में नाम बताना होगा। तो नाम के बगैर तो हो सकता है, लेकिन फिक्स टाइम के भीतर रजिस्ट्रार को उसका नाम बताना होगा। धारा 15 में जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टि को ठीक या रद्द करना। जो रजिस्टर होता है जन्म मृत्यु का, उसमें कोई एंट्री है उसको ठीक किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। तो जो मूल प्रविष्टि लिखी थी, मतलब जो मूल जानकारी लिखी थी, उसमें कोई परिवर्तन किए बिना उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पार्श्व में यानी बगल में यथोचित प्रविष्टि उसमें की जाएगी रजिस्ट्रार के द्वारा, उसमें उसका हस्ताक्षर भी होगा, दिनांक भी लिखी जाएगी। ठीक है, तो उसको ध्यान रखें। धारा 16 में भेद प्रारूप में रजिस्ट्रारों द्वारा रखा जाना। जो रजिस्टर होते हैं अलग अलग रजिस्टर, तो रजिस्टर कौन रखेगा, रजिस्ट्रार रखेंगे अलग अलग फॉर्मेट में। तो मुख्य रजिस्ट्रार रजिस्टर छपवा कर प्रदान करेगा। जो राज्य लेवल पर होता है ना मुख्य रजिस्ट्रार, वो रजिस्टर छपवा कर रजिस्ट्रारों में वितरित करेगा। ठीक है, धारा 17 में जन्म मृत्यु के रजिस्टर की तलाशी
जो कोई व्यक्ति अगर चाहे कि हमें किसी व्यक्ति की जन्म मृत्यु के बारे में सूचना चाहिए तो जन्म मृत्यु के रजिस्टर की तलाशी, रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की रजिस्ट्रार द्वारा तलाश करवा सकेगा। मतलब कोई व्यक्ति चाहे कि हमें ये एंट्री देखना है तो रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की रजिस्ट्रार द्वारा तलाशी करवा सकेगा व्यक्ति, और रजिस्टर में कोई उद्धरण प्राप्त कर सकेगा, रजिस्टर की जो कॉपी है उसको प्राप्त कर सकेगा। मृत्यु का कारण नहीं बताया जाएगा उसको, व्यक्ति को क्या नहीं बताया जाएगा, मृत्यु का कारण। ठीक है, इस धारा के अंतर्गत। धारा 18 में क्या है, रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण, जो रजिस्ट्रीकरण ऑफिस होते हैं उनका निरीक्षण कौन करेगा, जिला रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी जो होगा वो रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण करेगा। धारा 19 में क्या है, कालिक विवरणियों का, है ना, रजिस्ट्रारों द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार को संकलन के लिए भेजा जाना। जो रजिस्ट्रार होते हैं वो मुख्य रजिस्ट्रार को संकलन के लिए क्या भेजेंगे, जो कालिक विवरणी थी, मतलब जो उनके पास सूचना आई थी उनको भेजिएगा मुख्य रजिस्ट्रार। ठीक है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उसको प्रकाशित करेगा जो उसके पास विवरण आए हैं। ठीक है। धारा 20 में क्या है, भारत से बाहर नागरिकों के जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में विशेष उपबंध क्या है, अगर भारत से बाहर जन्म होता है, मृत्यु होती है तो महारजिस्ट्रार करेगा उसका, फिर महारजिस्ट्रार द्वारा उसका रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। इसके अतिरिक्त यदि बालक के माता पिता भारत में बसने की दृष्टि से भारत वापस आएँ, मतलब जो बालक है उसका जन्म बाहर हुआ है लेकिन माता पिता भारत में बसने की दृष्टि से भारत वापस आएँ तो वे बालक के भारत पहुंचने की तारीख के 60 दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण करवा सकते हैं। तो कितने दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर। ठीक है। धारा 21 में क्या है, जन्म और मृत्यु के संबंध में इत्तला यानी सूचना अभिप्राप्त करने की रजिस्ट्रार की शक्ति, मतलब जो रजिस्ट्रार है वो किसी व्यक्ति से जन्म मृत्यु के संबंध में जानकारी ले सकता है। धारा 22 में क्या है, निर्देश देने की शक्ति, तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है ना, इस अधिनियम के तहत। धारा 23 में क्या है, शास्तियाँ, ठीक है, पेनाल्टीज़, इत्तला न देने पर अगर कोई सूचना सही नहीं दे रहा है या मिथ्या जानकारी दे रहा है या अंगूठा लगाने से कोई इनकार कर रहा है तो व्यक्ति पर 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार, ठीक है, अपेक्षित जो विवरणियाँ थीं भेजने में अगर उपेक्षा करे या इनकार करे तो उन पर भी 50 रुपये का जुर्माना। चिकित्सीय व्यवसायी के लिए, अगर जो चिकित्सीय व्यवसायी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो प्रमाण पत्र देने से इनकार करते हैं तो उन पर भी 50 रुपये तक का जुर्माना। कोई व्यक्ति जो अधिनियम का उल्लंघन करे उस पर 10 रुपये तक का जुर्माना। ठीक है। यहाँ पर अपराध का विचारण कौन करेगा कि किसने अपराध किया है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा किस व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं। धारा 24 अपराधों के प्रशमन की शक्ति, अपराधों को माफ़ करने की शक्ति, तो 50 रुपये तक के जुर्माना को माफ़ किया जा सकता है। धारा 25 में क्या है, अभियोजन के लिए मंजूरी, ठीक है, मुख्य रजिस्ट्रार के आदेश द्वारा निमित्त प्राधिकृत अधिकारी अभियोजन के लिए, है ना, किसी व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए मंजूरी दे सकता है। ठीक है। धारा 26 में रजिस्ट्रारों और उप रजिस्ट्रारों का लोक सेवक समझाना। धारा 26 में कहा गया कि जो रजिस्ट्रार हैं, जो उप रजिस्ट्रार हैं, वो लोक सेवक समझे जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट समझे जाएंगे। IPC इंडियन पीनल कोड की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। धारा 27 में क्या है, शक्तियों का प्रत्यायोजन, है ना, डेलीगेशन ऑफ द पावर्स, राज्य सरकार की जो अधीनस्थ प्राधिकारी हैं उनको शक्तियाँ सौंपी जा सकती हैं इस एक्ट के तहत। धारा 28 में क्या है, सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए, है ना, परित्राण, जो सद्भावपूर्वक की गई कोई कार्रवाई थी उसके लिए परित्राण है। विधिक कार्रवाई नहीं होगी, है ना, ऐसे किसी व्यक्ति पर जो अगर सद्भावपूर्वक कार्रवाई की गई है, सरकार किसी रजिस्ट्रार या अन्य व्यक्ति के ऊपर नहीं होगी। ठीक है, ऐसी कोई विधिक कार्रवाई। 29 में क्या है धारा में, इस अधिनियम का 1886 के जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण अधिनियम है ना, जो संख्या है 6, उसकी अलिपीकरण में ना होना। ठीक है, तो उसको देख सकते हैं। धारा 30 में क्या है, नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार नियम बना सकती है। तो धारा 30 में राज्य सरकारों को शक्ति दी गई कि वो नियम बना सकते हैं जन्म और मृत्यु पंजीकरण से संबंधित। तो इसी धारा 30 का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने सन 2002 में क्या किया है, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली बनाई है। नियम यानी नियमावली, तो वो धारा 30 के अंतर्गत बनाई है। धारा 31 में निरसन और व्यावृत्ति की बात है। और धारा 32 में कठिनाई दूर करने की शक्ति, अधिनियम लागू होने के 2 वर्ष के बाद राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, किया जा सकेगा अपराध। अब देखिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002। तो इसमें जो धाराएं हैं वो कितनी हैं, 17, है ना, या नियम बोल सकते हैं। नियम क्योंकि नियमावली है, इसमें नियम ही लिखेंगे मुख्य रूप से। तो जो पहला नियम है उसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ है, और जो नियम 2 है उसमें परिभाषा है। नियम 3 में गर्भावधि का समय बताया गया, कितना बताया गया, 28 सप्ताह बताया गया इसमें, है ना, इस जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली के तहत। नियम 4, प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट मुख्य रजिस्ट्रार जो है वो राज्य सरकार को देगा। तो इसको हम पढ़ ही चुके हैं कि हर वर्ष मुख्य रजिस्ट्रार राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। नियम 5 में है, जन्म और मृत्यु की सूचना के प्रारूप 1, 2, 3 होंगे। मतलब जन्म और मृत्यु की सूचना के जो प्रारूप होंगे, अगर आपको सूचना देनी है तो वो आप किस फॉर्मेट में भर सकते हैं, 1 में, 2 में या 3 में। पहले में होगा जन्म की सूचना प्रपत्र, दूसरा होगा मृत्यु की सूचना प्रपत्र, और तीसरा होगा मृत जन्म। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है, वो जन्म तो लिया उसने लेकिन वो खत्म हो गया, तो मृत जन्म की सूचना प्रपत्र। ठीक है।
इसमें लिखा है सूचना जन्म, मृत्यु और मृत जन्म के दिनांक से 21 दिन के भीतर दी जाएगी। आपको पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है। नियम 6 में क्या है, वाहन में जन्म या मृत्यु हो जाए किसी की तो वाहन का जो भार साधक व्यक्ति है वो विराम के प्रथम स्थान पर उसका रजिस्ट्रीकरण कराएगा। मृत्यु की समीक्षा करने वाला अधिकार, ठीक है। आगे चलते हैं। नियम 7 में क्या है, मृत्यु के कारण के संबंध में प्रमाण पत्र प्रारूप। तो 4 और 4 का में है, जो 4 और 4 का है प्रारूप संख्या, उसे मृत्यु के कारण के संबंध में प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है। किस कारण से मृत्यु हुई, रजिस्ट्रार ऐसे प्रमाण पत्र उस मास के ठीक अनुवर्ती यानी ठीक बाद वाले मास के जिससे प्रमाण पत्र संबंधित हैं 10वें दिवस तक जिला रजिस्ट्रार को अग्रसात करेगा। तो ऐसे जो सूचना है वो रजिस्ट्रार अगले महीने की 10वीं तारीख तक जिला रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करेगा। नियम 8 में क्या है, रजिस्ट्रीकरण की प्रविष्टियों के उद्धरणों का दिया जाना। मतलब जो रजिस्ट्रीकरण में जो प्रविष्टियाँ एंट्री हैं उनकी उद्धरणों का, उनकी नकल का दिया जाना। प्रारूप संख्या 5 या 6 में है, ठीक है। घटना की सूचना देने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार से जन्म मृत्यु के उद्धरण प्राप्त कर सकता है, ठीक है। आपने घटना दी है आज, तो उसके 30 दिन के भीतर आप रजिस्ट्रार से जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति, जो सूचना देने वाला कोई अन्य व्यक्ति है, तो यहाँ पर लिखा है मुखिया को रजिस्ट्रार द्वारा उद्धरण, है ना, जारी करने के 30 दिन के भीतर देगा। तो इसमें भी 30 दिन है। संस्थागत जो घटना है, ठीक है, अगर संस्थागत घटना हुई है यानी किसी हॉस्पिटल में घटना हुई है जन्म मृत्यु की, तो अधिकारी से 30 दिन के भीतर उद्धरण प्राप्त कर सकता है। तो ये सब बातें हैं। 30 दिन के भीतर व्यक्ति एकत्र ना करे, तब अगर 30 दिन के भीतर किसी ने उस प्रमाण पत्र को अगर एकत्र नहीं किया, तब अवधि समाप्ति के 15वें दिन के भीतर संबंधित परिवार को पंजीकृत डाक से उद्धरण भेजेगा। मतलब अवधि जो समाप्त हुई है उसके 15 दिन के भीतर आपको डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। नियम 9 में विलंबित रजिस्ट्रीकरण हेतु प्राधिकारी और उसके लिए देय फीस। मतलब अगर आप लेट रजिस्ट्रीकरण कराते हैं तो आपको क्या फीस देनी होगी, किससे आप रजिस्ट्रीकरण करा सकते हैं। तो 21 दिन से 30 दिन के बीच, नॉर्मल है 21 दिन, आप 21 दिन के भीतर करा सकते हैं। लेकिन 21 दिन से 30 दिन के भीतर आप रजिस्ट्रार 2 रुपये रजिस्ट्रार से मिल सकते हैं और 2 रुपये विलंब फीस। 30 दिन से 1 वर्ष रजिस्ट्रार को मिलना होगा और रजिस्ट्रार अपर जिला रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा से रजिस्ट्रीकरण करेगा। और अपर जिला रजिस्ट्रार में कौन आते हैं, उप CMO, है ना, उप चीफ मेडिकल ऑफिसर, DPRO, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है, और उप CMO होता है शहरी क्षेत्रों के लिए। आपको 5 रुपये विलंब फीस देने होगी। 1 वर्ष के बाद अगर आपको चाहिए है ना, रजिस्ट्रीकरण कराना है, तो परगना मजिस्ट्रेट, जिसको SDM बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके आदेश के द्वारा होगा। 10 रुपये आपको विलंब फीस देनी होगी। नियम 10 में क्या है, बिना नाम के बालक का रजिस्ट्रीकरण में, अगर बिना नाम के भी रजिस्ट्रीकरण हो सकता है, आपने देखा होगा, तो नाम की सूचना रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण होने के 1 वर्ष के भीतर, ठीक है, नाम की सूचना देना अनिवार्य है, ठीक है। सूचना अगर 1 वर्ष से 15 वर्ष के भीतर दी जाती है नाम की, तो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण 2002 के प्रारंभ से पहले या बाद में जो रजिस्ट्रीकरण हुआ है रजिस्ट्रार के पास अगर हो, तो उसमें वो 5 रुपये विलंब शुल्क के साथ आपका नाम दर्ज करेगा। और अगर रजिस्टर नहीं है, उसके पास रजिस्टर नहीं है, तो जिला रजिस्ट्रार को अग्रसारित कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। इसके बाद आगे देखिए, धारा 11 में क्या है, जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टि को ठीक या रद्द करना। जो जन्म मृत्यु के रजिस्टर उसमें जो कोई एंट्री है उसको ठीक भी कर सकता है, रद्द भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रार त्रुटि ठीक करेगा और ऐसी प्रविष्टि का एक उद्धरण, मतलब जो उसने ठीक किया है उसका जो उद्धरण है, यानी त्रुटि क्या थी, कैसे ठीक किया गया, उस उद्धरण को कहाँ भेजेगा, जिला रजिस्ट्रार को भेजेगा कि हमने यहाँ पर सुधार किया है। यदि रजिस्टर उसके पास नहीं है, किसके पास नहीं है, रजिस्ट्रार के पास, तो किसके पास होगा, जिला रजिस्ट्रार। तो जिला रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करके मंगवाएगा रजिस्टर, उसमें संशोधन करेगा। तो जिला रजिस्ट्रार ठीक की गई त्रुटि पर प्रति हस्ताक्षर करेगा उस पर। किसी व्यक्ति की घोषणा पर त्रुटि के संबंध में 2 विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा और ठीक करेगा फिर कौन, रजिस्ट्रार। मतलब किसी व्यक्ति को लगा है कि ये भ्रामक जानकारी है ना रजिस्ट्रीकरण में, तो वो 2 व्यक्तियों के साथ हस्ताक्षर करवा कर उस रजिस्टर को ठीक करवा सकता है। धारा 12 में देखिए, धारा 16 के अधीन रजिस्टर का प्रारूप, जो रजिस्टर है धारा 16 पढ़ी थी हमने, उसमें जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969, तो आप धारा 16 देख सकते हैं उसकी, तो उसके अधीन रजिस्टर का प्रारूप, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रीकरण की, ठीक है। तो प्रारूप संख्या कौन कौन है, 1, 2, 3 के विधिक भाग से जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर और मृत जन्म रजिस्टर बनेगा। मतलब जो प्रारूप हैं, जो प्रारूप संख्या 1 है उससे जन्म रजिस्टर, और मृत्यु रजिस्टर 2 से, 3 से क्या, मृत जन्म रजिस्टर बनेगा। और क्रमशः प्रारूप संख्या 7, 8, 9 में जाना जाएगा। इसका बाद में फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, 7, 8, 9। धारा 13 में क्या है, धारा 17 जो उसमें हमने पढ़ा था 1969 के अधीन
संदेह फीस और डाक व्यय कितना होगा। तो प्रथम वर्ष में किसी एकल प्रविष्टि की तलाशी के लिए, अगर आप किसी सिंगल एंट्री की तलाशी के लिए जा रहे हैं तो आपको 2 रुपये शुल्क देना होगा। प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए जिसके लिए तलाश की जाए 2 रुपये। प्रत्येक जन्म या मृत्यु से संबंधित उद्धरण के लिए 5 रुपये। जन्म मृत्यु का अनुपलब्धता है ना, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र देने के लिए प्रपत्र संख्या जो 10 होती है 2 रुपये। ठीक है, अगर मतलब किसी व्यक्ति के जन्म और मृत्यु से सूचना अगर रजिस्टर में नहीं है तो व्यक्ति को क्या मिलेगा, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र, यानी उपलब्धता नहीं है उस रजिस्टर में। धारा 14 में क्या है, धारा 19 के अधीन, धारा 19 कहाँ की, धारा 19 है जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की अधीन अंतराल और कालिक विवरणियों के प्रारूप जो फॉर्मेट थे किस रूप में फॉर्मेट होगा। रजिस्ट्रार प्रत्येक माह से संबंधित सूचना प्रारूपों के सभी सांख्यिकीयों, ठीक है, सांख्यिकीय भागों को प्रपत्र संख्या 11 में, जिसको जन्म हेतु, 12 में मृत्यु हेतु, 13 में मृत जन्म हेतु, ठीक है, तो इस रूप में विवरण भेजेगा। आगामी माह के 5वें दिवस तक यानी अगले महीने की 5वीं तारीख तक अपर जिला रजिस्ट्रार को भेजेगा और अपर जिला रजिस्ट्रार 10वें दिवस तक 10 तारीख तक जिला रजिस्ट्रार को भेजेगा और जिला रजिस्ट्रार 15वीं तारीख तक मुख्य रजिस्ट्रार को भेजेगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार से जो कालिक विवरणियाँ हैं उसको इस प्रकार से फॉरवर्ड किया जाएगा। धारा 15 में, धारा 19(2) के अधीन सांख्यिकीय रिपोर्ट जो है तो सारणियों का संकलन प्रत्येक वर्ष हर वर्ष किया जाएगा। उसके पश्चातवर्ती वर्ष की 31 जुलाई से पूर्व किया जाएगा। ठीक है, 31 जुलाई के पहले कर लिया जाएगा और उसके पश्चात उसका प्रकाशन यथाशीघ्र किंतु किसी भी दशा में उक्त दिनांक से 5 माह के भीतर किया जाएगा। मतलब 31 जुलाई के 5 माह के भीतर उसका प्रकाशन किया जाना चाहिए। धारा 16 में अपराधों के प्रशमन की शर्तें, अपराधों के प्रशमन की शर्तें जो माफ़ करने की शक्ति मुख्य रजिस्ट्रार के आदेश के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इसको प्रशमन किया जा सकता है। नियम 17 में क्या है, धारा 30(2) टा के अधीन रजिस्टर और अन्य अभिलेख स्थायी महत्व के रजिस्टर होंगे। तो जो रजिस्टर होंगे वो है ना स्थायी महत्व के रजिस्टर होंगे, जैसे जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर, मृत जन्म रजिस्टर, इन्हें नष्ट नहीं किया जाएगा। धारा 13 के विलंबित रजिस्ट्रीकरण में, अगर आप देर से रजिस्ट्रीकरण कराते हैं तो जो अदालती आदेश होंगे, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेश होंगे, वो तीनों रजिस्टरों के अभिन्न अंग होंगे और नष्ट नहीं किया जाएगा इन्हें भी। मृत्यु कारण प्रमाण पत्र मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा कम से कम 5 वर्ष तक रखा जाएगा इसको। रजिस्टर तीनों रजिस्टर कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के पश्चात है ना 12 माहवी समय तक अपने कार्यालय में रखेगा, तत्पश्चात जिला रजिस्ट्रार को भेज देगा। ठीक है, तो रजिस्टर कितने साल तक रखेगा रजिस्टर को, 1 साल तक। ठीक है, जो तीनों रजिस्टर होते हैं। प्रपत्र देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए जो प्रपत्र 1 है वो है जन्म सूचना प्रपत्र। 1 काम है दत्तक बच्चे का जन्म सूचना प्रपत्र, 2 में मृत्यु सूचना प्रपत्र, 3 में मृत जन्म सूचना प्रपत्र। तो जन्म 1 में, फिर 2 में मृत्यु, फिर 3 में मृत जन्म। ठीक है, 4 काम है क्या है, मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र। अब 5, 6, 7 जो है 5, 6 को आप इकट्ठा पढ़ेंगे, जन्म प्रमाण पत्र, और 6वां क्या होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र। इस फॉर्मेट में दिया जाता है जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर और मृत जन्म रजिस्टर। हम आपको बता चुके हैं, 7, 8, 9 में है। 10 में क्या है, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र। 11 में क्या है, जन्म की मासिक रिपोर्ट का सारांश, फिर मृत्यु की मासिक रिपोर्ट का सारांश, फिर मृत जन्म की मासिक रिपोर्ट का सारांश। ठीक है, फैमिली रजिस्टर के बारे में बात करते हैं तो SSDG स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे है, एक ई फॉर्म पोर्टल होता है, इसके माध्यम से लॉगिन करते हैं फैमिली रजिस्टर के लिए कौन, जो पंचायत जो है ना ADO होते हैं वो इस पर लॉगिन करते हैं। देखिए, अगर आपको फैमिली रजिस्टर चाहिए तो आप CSC के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, फिर वो ADO के पास, ADO पंचायत के पास जाएगा, वो ADO पंचायत किसको भेजेगा, BPO के पास भेजेगा। और डिजिटल साइन जो कौन करता है फैमिली रजिस्टर पर, ADO करता है। CSC 15 दिन में ADO को मूल प्रमाण पत्र व फीस देंगे। मतलब जो फीस लेता है जो CSC सेंटर, और जो कागज़ लेता है व्यक्ति से, जो प्रमाणित कागज़, उनको कहाँ पर भेजेगा, ADO के पास भेजेगा, CSC सेंटर। और जो फीस होगी वो ग्राम निधि में जोड़ दी जाएगी। सेवा प्राप्ति की अवधि मैक्सिमम कितने हैं, 1 माह के अंदर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं सेवा को। अब हम बात करते हैं, बीच में कुछ रह गया था, पंचायती राज में पंचायतों में ई-गवर्नेंस की स्थापना। ठीक है, ये भी टॉपिक है। यहाँ पर आप देखिए एक पुस्तक है, पंचायती राज संस्थाएं अतीत, वर्तमान और भविष्य, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। पंचायतों में ई-गवर्नेंस की स्थापना, तो NEGP आपको बताया जा चुका है, नेशनल ई-गवर्नेंस प्रोग्राम, राष्ट्रीय ई-शासन योजना, मई 2006 में इसको लागू किया गया। ई पंचायत मिशन मोड परियोजना है, MMP मिशन मोड प्रोजेक्ट है 24, और ये जो ई पंचायत मिशन मोड परियोजना है इसको 24 अप्रैल 2021 को स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, जो कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अब देखिए जो NEGP है, नेशनल राष्ट्रीय ई-शासन योजना, इसमें 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स और 8 घटक, लेकिन अब जब शुरुआत की गई थी 2006 में तब इसमें 8 घटक थे, 27 MMPs थे, लेकिन अब इसमें घटक हो चुके हैं 31।
जून 2007 में क्या हुआ, पंचायती राज मंत्रालय ने NIC यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स की जो महानिदेशक थी डॉक्टर BK गैरोला, उनकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह बनाया। मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का, मंत्रालय नहीं पंचायती राज मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का मूल्यांकन हेतु और लागत प्रभाव जो है, लागत अनुमान सहित के समाधानों की सिफारिश हेतु है ना, डॉक्टर BK गैरोला की अध्यक्षता में एक समूह बनाया गया था। PRIs, तो PRIs क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज संस्थान। पंचायती राज संस्थान के अंतर्गत NEGP के तहत क्या आएगा, आधुनिकता आएगी, पारदर्शिता आएगी। MMP मिशन मोड प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश की लगभग सभी 2.45 लाख पंचायतों के कार्यों का स्वचालन करना है। ठीक है, कार्यों के स्वचालन में क्या होगा, आयोजना, मॉनिटरिंग, बजटिंग, कार्यान्वयन, लेखांकन, सामाजिक लेखा परीक्षा, प्रमाण पत्र, लाइसेंस जारी करना, डिजिटल संयुक्त समाज बनाना। ठीक है, 30 लाख निर्वाचित सदस्य इसके तहत होंगे, लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे। ठीक है, मिशन मोड के तहत। MMP के अंतर्गत PES क्या है, पंचायत इंटरप्राइजेस सूट, पंचायत उद्यम सूट कितने हैं, तो 11 हैं। शुरुआत इनकी कब हुई थी, 24 अप्रैल 2012 से PES की। PES प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों का कैडर तैयार किया जाएगा। प्रत्येक जिले से 2 मास्टर प्रशिक्षक होंगे। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण हेतु नाइलेट संस्था को जिम्मेवार बनाया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, 11 PES आप देख लीजिए। तो 11 जो ऐप हैं किसके तहत, NEGP के तहत। सबसे पहला है प्रिया सॉफ्ट, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, उसमें नाम लिखा है PRI, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और उसमें ए का मतलब होगा अकाउंटिंग। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, रोकड़ बही और रजिस्टर बनाना है इसका उद्देश्य। प्लान प्लस योजना बनाने के लिए, प्लान मतलब योजना बनाना। NPP नेशनल पंचायत पोर्टल, सूचना देना लोगों को इसके तहत। LGD लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी, पंचायतों से सभी ब्यूरों का ग्रहण, निर्वाचन क्षेत्रों के साथ चित्रण, है ना। इसके बाद एक्शन सॉफ्ट क्या है, इसकी जो है साइट है वो रिपोर्टिंग online.government.in है। कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष और वित्तीय परिणामों की मॉनिटरिंग करना। ठीक है, एक्शन सॉफ्ट है, प्रत्यक्ष और वित्तीय परिणाम होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करना। NAD नेशनल एसेट डायरेक्टरी, जो अर्जित एसेट है यानी संपत्ति, अर्जित रक्षित परिसंपत्तियों का ब्यौरा। एरिया प्रोफाइलर, तो आप एरिया मतलब क्षेत्र, पंचायत के भौगोलिक, जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक संसाधनों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, सेक्टर कार्यक्रमों का ब्यौरा सब होता है। ठीक है, सर्विस प्लस क्या है, सभी सेवाओं, सर्विस मतलब सेवा, सभी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी, शिकायत निवारण। ठीक है, SAMM क्या है, सोशल ऑडिट एंड मीटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब सोशल ऑडिट, 3 स्तरों पर आयोजित मीटिंग मैनेजमेंट, 3 स्तरों पर आयोजित बैठकों का विवरण और सामाजिक लेखा परीक्षा है। तो ठीक है, ट्रेनिंग मैनेजमेंट, नागरिकों हितधारकों का प्रशिक्षण। GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मानचित्र पर सभी अर्जित आंकड़े। ठीक है, जिसको ग्राम मानचित्र कहा जाता है। ऑडिट ऑनलाइन ऐप, ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट, है ना, किसके माध्यम से किया जाता है, ऑडिट ऑनलाइन ऐप 2020-21 में इसको बनाया गया था। पंचायतों, नगर पालिकाओं, विभागों में ऑडिट के लिए इसका आधार क्या होता है, ऑडिट का बीते वर्ष में वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदानों का उपयोग कैसे किया गया। ठीक है, 15 वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय हेतु आवंटन कितना किया गया था, 60,750 करोड़, जो 15 वित्त आयोग है उसके द्वारा इतना आवंटन किया गया था स्थानीय निकाय हेतु। ई पंचायत मिशन की शुरुआत कब हुई, 2018 में। ई पंचायत मिशन है ये। ठीक है, ग्रामीण विकास योजना और कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA, तो RGSA क्या है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है। CSS है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत 24 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मंडला मध्य प्रदेश से सबका साथ सबका गांव सबका विकास इसकी टैगलाइन है। 2025-26 तक कुल 5911 करोड़ रखा गया है। केंद्र का 3700, राज्य का 2211 करोड़। वित्त पोषण सामान्य राज्यों में 60-40, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 90-10, केंद्र शासित प्रदेश में 100% केंद्र का खर्च होगा। प्रारंभ में 2022 तक के लिए इसको चलाया गया था RGSA को। बाद में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने से 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया। 15वें वित्त आयोग की अवधि तक इसको बढ़ाया गया। 2.78 लाख PRI यानी पंचायती राज संस्थानों को सतत विकास लक्ष्य SDG प्राप्त करने में मदद मिलेगी और क्षमता वृद्धि। यानी RGSA क्या है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है, जो 17 सतत विकास लक्ष्य वैश्विक स्तर पर जिनको 2030 तक प्राप्त किया जाना है, उन्हीं को पंचायतों के स्तर पर प्राप्त किया जाना है 2030 तक। तो उसी के लिए चलाई गई है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ठीक है, 60 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी व हितधारक इसमें शामिल हैं। संपूर्ण PRI इसमें शामिल होंगे। भाग 9 के साथ साथ, जो भाग 9 उसके साथ साथ विभिन्न क्षेत्र की संस्थाएं जहाँ पंचायतें नहीं हैं वो भी इसमें शामिल होंगी। लक्ष्य क्या है इस RGSA का, तो E-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे, मानव संसाधनों, परिणाम आधारित प्रशिक्षण, है ना, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के माध्यम से संविधान और पेशा अधिनियम 1996 के तहत पंचायतों की शक्ति और जिम्मेदारी बढ़ाना, PRI हेतु उत्कृष्ट संस्थानों का नेटवर्क बनाना, ग्राम सभा को मजबूत बनाना, राजस्व स्रोत जुटाने के लिए राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के समाधान हेतु
PRI क्षमता में वृद्धि, SDG प्राप्त करना, तो ये सभी लक्ष्य हैं। ई ग्राम स्वराज मोबाइल ऐप PRI की प्रगति को दर्शाता है। इसको 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया। ई ग्राम स्वराज वेब पोर्टल भी है एक। राष्ट्रीय महत्व के विषय है, तो देखिए जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं उनको मिलाकर कितने 9 बनाए गए हैं। इसमें आप ध्यान रखिए LSDG बोलते हैं इनको, लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना। सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण, तो कितने बनाए गए? 17 को मिलाकर 9 बनाए गए। आप इनको रट लेंगे। पहला कौन है? गरीबी मुक्त और आजीविका संसाधन में वृद्धि वाले गांव, स्वस्थ गांव, बच्चों के अनुकूल गांव, जल की पर्याप्त मात्रा वाले गांव, स्वच्छ और हरित गांव, गांव में आत्मनिर्भर इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव, लैंगिक समानता आधारित विकास। ठीक है, तो ये 9 विषय है। इस अभियान के तहत किए जा रहे काम, तो PES पंचायत एंटरप्राइजेस सूट बनाए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना का संचालन किया जा रहा है। SDG सतत विकास लक्ष्य की घोषणा कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा थी उसने 2015 में घोषणा की थी। 15 वर्षों में 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, कि क्रम आप ध्यान याद रख सकते हैं। जैसे पहला क्या है? नो पॉवर्टी, यानी कोई गरीबी नहीं। जीरो हंगर दूसरा है ना। शून्य भुखमरी करना है। गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, वेलबींग। क्वालिटी एजुकेशन चौथा है ना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, फिर जेंडर इक्वलिटी, है ना। लैंगिक समानता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, आप इसको ध्यान रखेंगे। स्वच्छ पानी और स्वच्छता, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, फिर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। अच्छे उत्कृष्ट कार्य, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जो आर्थिक है वृद्धि उसको प्राप्त करना। अफोर्डेबल का मतलब होता है ना। अफोर्डेबल का मतलब जो जिसको हम बहन कर सकें, बहनी। और क्लीन एनर्जी, है ना, स्वच्छ ऊर्जा। इंडस्ट्री, नवा है इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, असमानताओं में कमी। सस्टेनेबल सिटीज़ 11वां है ना। सतत शहर, कम्युनिटीज़, है ना। इसके बाद क्या है 12वां? रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबल आपका कंजप्शन में उपभोग होना चाहिए और प्रोडक्शन में उत्पादन होना चाहिए। क्लाइमेट एक्शन 13, जलवायु कार्रवाई। लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जीवन, है ना 14। लाइफ ऑन लैंड 15, है ना, जमीन पर जीवन। 16वां क्या है? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति, न्याय और मजबूत संस्था। और लास्ट में है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, जो 17 सतत विकास लक्ष्यों के लिए देशों के बीच पार्टनरशिप। आगे चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन SBM और ग्रामीण पेयजल योजना फेज 2। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014 को। लक्ष्य क्या था? महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर। कब थी 150वीं जयंती? 2 अक्टूबर 2019 को। भारत को स्वच्छ भारत बनाना, ODF बनाना, है ना, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना, खुले में शौच से मुक्त बनाना। दुनिया का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम है स्वच्छ भारत मिशन। ग्रामीण स्वच्छता का कवरेज 2014 में 39% था, है ना, जब इसको शुरू किया गया। 2019 में बढ़कर 100% हो गया। 10.28 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण किया गया। 2 अक्टूबर 2019 तक भारत के सभी जिलों ने स्वयं को ODF घोषित कर दिया था 2 अक्टूबर को। सफलता का श्रेय 4 Ps को जाता है इसमें। 4 Ps क्या है? पॉलिटिकल लीडरशिप, है ना, राजनीतिक नेतृत्व, पब्लिक फाइनेंसिंग, लोकवित्त, पार्टनरशिप, साझेदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, है, लोगों की भागीदारी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2, इसको फरवरी 2020 में शुरू किया गया, है ना। 1,40,881 करोड़ रुपए के साथ 2020-21 से लेकर 24-25 तक के लिए। चरण 2 में क्या है? विभिन्न वित्त पोषण स्रोतों और केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमों के बीच अभिसरण का एक नया मॉडल लाया गया है। पेयजल और स्वच्छता विभाग, जिसको हम बोलते हैं जल शक्ति मंत्रालय, से बजटीय आवंटन प्राप्त होता है इसके तहत, है ना। स्वच्छ भारत मिशन के तहत संबंधित राज्य के समकक्ष अंशदान के अलावा शेष निधियाँ विशेष रूप से SLWM, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, उसके लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15 वित्त आयोग के अनुदान जो मिले हैं, मनरेगा से जो राशि मिली है, CSR, है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निधियों और राजस्व सृजन मॉडल आदि से जुटाई जाएंगी। ठीक है, इसके लिए धन किसके लिए? स्वच्छ भारत मिशन के लिए। दूसरे चरण में सभी गाँव ODF प्लस बने। तो जो दूसरा चरण है इसमें सभी गाँव कैसे बने? ODF प्लस बने। ODF का मतलब होता है ODF, है ना, ओपन डेफिकेशन फ्री बने, और SLWM की व्यवस्था भी हो, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जो ठोस तरल अपशिष्ट है उसका प्रबंधन सही तरीके से किया जाए। पूर्व कार्यक्रम देख लीजिए। अब हम पूर्व कार्यक्रम देखते हैं, मतलब इसके पहले कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे स्वच्छ भारत के लिए, मतलब भारत को स्वच्छ रखने के लिए। 1954 में ग्रामीण भारत हेतु पहला स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया था, पहली पंचवर्षीय योजना में। 1981 में जनगणना, ठीक है, कराई गई जब, तो ग्रामीण भारत में स्वच्छता परसेंट मात्र 1% था। और 1981 से 90 तक एक दशक चला, जिसको बोलते हैं पेयजल और स्वच्छता को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दशक। तो इसी दशक के भीतर भारत सरकार ने बहुत सारे काम किए। 1986 में CRSP, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम चलाया, ठीक है, सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम। 1999 में TSC चलाया, टोटल सैनिटेशन, है ना, कैंपेन, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, जो कि एक मांगा दृष्टिकोण था। IEC, इसमें IEC यानी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन, सूचना शिक्षा संचार की बात की गई थी। HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की गई थी। क्षमता संवर्धन की बात की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। निर्मल भारत अभियान, है ना, NBA जिसको बोलते हैं निर्मल भारत अभियान, 1 अप्रैल 2022 को इसको शुरू किया गया, 2012 को, सॉरी,
निर्मल ग्राम पंचायतें बनाना इसका लक्ष्य था। 2011 की जनगणना जब हुई तो ग्रामीण स्वच्छता कवरेज निजी शौचालय वाले परिवार कितने थे? 33% थे। एसबीएम में 2 उपमिशन हैं, एक है एसबीएम ग्रामीण, एक है एसबीएम शहरी। एसबीएम शहरी को देखता है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, एसबीएम ग्रामीण को देखता है स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण को देखता है पेयजल और स्वच्छता विभाग या मंत्रालय। सितंबर 2019 में क्या हुआ? 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यनीति अपनाई गई थी। किसके द्वारा? पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा। कब? सितंबर 2019 में 10 साल के लिए ग्रामीण स्वच्छता की कार्यनीति। एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2, इसके उद्देश्य देख लीजिए क्या है। चरण 2 के उद्देश्य, खुले में जो शौच मुक्त है चीज़ उसका स्थायित्व बना रही, मतलब जो ओडीएफ है वो ओडीएफ हमेशा चलना चाहिए। एटलीस्ट 5 आईईसी संदेश गांव में प्रदर्शित किए जाएँ, है ना। 5 आईईसी संदेश गांव में प्रदर्शित किए जाएँ, है ना। इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वाले। गांव में 100+ घर हों तो एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर सीएससी हो। अगर गांव में 100 से ज़्यादा घर हैं तो एक सामुदायिक भवन, एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर की स्थापना की जानी चाहिए। ठोस कचरा प्रबंधन तो न्यूनतम 80%, मतलब ये सब शर्तें हैं एसबीएम ग्रामीण 2 के अंतर्गत। न्यूनतम 80% परिवारों और सभी सार्वजनिक स्थानों हेतु ठोस कचरों का प्रभावित रूप से प्रबंधन हो। तो ऐसा ही सेम तरल कचरा प्रबंधन में है, ऐसा ही प्रत्यक्ष स्वच्छता में है। न्यूनतम 80% परिवार और सभी सार्वजनिक स्थानों वाले। न्यूनतम कचरा हो वहाँ पर, जल जमाव कम दिखे, कहीं भी प्लास्टिक कचरे का ढेर ना हो। ठीक है। किसी गाँव को ODF प्लस घोषित करने हेतु जाँच सोची। तो आप देखिए ODF प्लस किन किन आधारों पर किया जाता है। तो सभी घरों में कार्यशील शौचालय हो, 100+ घरों वाले गाँव में CSC हो, है ना। सार्वजनिक स्थानों पर स्त्री पुरुष हेतु अलग अलग शौचालय हो। आईईसी के 5 संदेश कौन कौन थे? ODF स्थायित्व और शौचालय का निरंतर प्रयोग करें, साबुन से हाथ धोना, कंपोस्ट पट के उपयोग से जैव निम्नीकरण, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, सोप पट के जरिए तरल अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, आगे चलें। अन्य योजनाओं के साथ इसका अभिसरण किया गया, जैसे जल जीवन मिशन, गंदा जल प्रबंधन के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के कार्मिकों और निधियों के लिए। ठीक है। NRLM, है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। BCC बाघ हेतु, BCC मतलब होता है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन हेतु। SHG स्वयं सहायता समूहों को प्रमोट किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय NNBOMP योजना, न्यू नेशनल, ठीक है, बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सतत योजना, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जो इस सतत के तहत क्या हो रहा है? CBG संयंत्र निर्माण किए जा रहे हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र बनाए जा रहे हैं। इसके बाद देखें, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु राशि गांव में कितनी दी जाती है? तो 12,000 रुपये दी जाती है। ठीक है। PWMC की फुल फॉर्म क्या है? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर। SBM में IEC हेतु क्या है? IEC जो होता है सूचना, शिक्षा और संचार के लिए। इसमें क्या होता है? कल परियोजना, अगर मान लो 100 रुपये इस परियोजना में लगाए जा रहे हैं तो उसका 5% IEC पर व्यय होगा, जिसमें 2% केंद्रीय स्तर पर और 3% राज्य और जिला स्तर पर मिलकर होगा। IEC के लिए शेयरिंग पैटर्न राज्यों के केंद्र के बीच क्या है? 60-40 का है। ठीक है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में एक समिति होती है जिसको बोलते हैं ग्राम जल और स्वच्छता समिति, है। विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी। सदस्य इसमें सभी पंचायत के सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के 6 अन्य सदस्य भी होते हैं। एटलीस्ट 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। SC ST गरीब वर्ग से जो लोग होने चाहिए वो आबादी के अनुपात में होने चाहिए। इसका अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम जल और स्वच्छता समिति का प्रधान। संरचना और कार्य निर्धारण समिति का कौन करता है? राज्य सरकार। ग्राम स्वच्छता योजना प्रतिवर्ष हेतु बनाई जाती है। ग्राम कार्य योजना, विलेज एक्शन प्लान, SBM ग्रामीण और जल जीवन मिशन दोनों को मिलाकर ग्राम एक्शन प्लान का निर्माण किया जाता है। ग्राम सभा की जिसकी मंजूरी आवश्यक होती है। अपशिष्ट जल उपचार हेतु फाइटोर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो अपशिष्ट जल होता है। आगे चलते हैं। ग्रामीण पेयजल योजना फेज 1, जो फेज 1 चला था वो 1972 से 1986 चला था। ठीक है। जल जीवन मिशन के बारे में बात कर लें। JJM जल जीवन मिशन 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। इसके और पहले कार्यक्रम देखें तो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम 1972-73 में चला था। राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन 1991-92 में चला था, है ना। इसी के नाम चेंज हो रहे हैं, है ना। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम 1972-73, इसका नाम 1991-92 में क्या हुआ? राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन। इसका 2002 में नाम हुआ स्वजल धारा कार्यक्रम। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब हुआ? NRDWP नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम 2009 में। जिला पेयजल और स्वच्छता मिशन का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका मिशन का अध्यक्ष होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। और जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो CDO चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। ग्राम पेयजल और स्वच्छता समिति का जो है वो एक स्थायी समिति है। ठीक है, जिसमें सदस्य 6 से 12 लोग हो सकते हैं। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरुआत की गई है। हर घर जल पहुँचाना इसका उद्देश्य है। 2024 तक हर गाँव की हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुँचाना। 2025 के बजट में 2028 तक इसको बढ़ाया गया है। जल जीवन मिशन को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी का उपयोग कर सकता है। केंद्र राज्य के बीच में 50 और 50 का खर्च वहन है। FHTC, इसके तहत FHTC देना है ना, फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन। ठीक है, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन। पहला हर घर नल जल वाला राज्य कौन है? गोवा। और पहला जिला कौन था? तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। राज्य जल और स्वच्छता मिशन, है ना,
स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन 1999 इसको शुरू किया गया। अध्यक्ष इसका कौन होता है? तो राज्य का मुख्य सचिव। केंद्र सरकार की योजनाएं देख लीजिए आप। NSAP, तो NSAP क्या है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसको BPL परिवार हेतु लागू किया गया था। BPL जनगणना कब हुई थी? 2002 में। सबसे पहले हुई थी 1992 में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। प्रारंभ NSAP का कब किया गया? 15 अगस्त 1995। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। कैसी योजना है? केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत कितनी स्कीमें हैं? 5 स्कीमें हैं। कौन कौन सी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना IGNOAPS 1995, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना IGNBDO पेंशन स्कीम फरवरी 2009। ठीक है, IGNDPS इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम 2009, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम 1995, अन्नपूर्णा योजना 2000। पहले एक इसके तहत एक योजना चलाई गई थी, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना है, नेशनल मैटरनल बेनिफिट स्कीम 1995, लेकिन इसको 1 अप्रैल 2001 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया। पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत थी। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को बेरोजगारी की स्थिति में, वृद्धावस्था की स्थिति में, बीमारी, विकलांगता और अवांछित अभाव के अन्य मामलों में अपनी आर्थिक सहायता क्षमता और विकास की सीमा के भीतर सार्वजनिक सहायता प्रदान करे लोगों को। NSAP ग्रामीण क्षेत्रों को भी कवर करती है, शहरी क्षेत्रों को। अन्नपूर्णा क्या है? तो वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न, जो कि NOAPS के तहत शामिल नहीं हो पाए, मतलब ऐसे बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं हो पाए थे, उनको अन्नपूर्णा के तहत प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता था। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, 18 से 64 वर्ष की प्राथमिक कमाने वाले को अगर मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को 10,000 रुपये दिए जाएंगे, है ना। डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, तो 18 से 59 वर्ष के जो विकलांग होते हैं उनको 200 रुपये प्रतिमाह है। ठीक है, BDO पेंशन स्कीम, तो 40 से 59 वर्ष की विधवाएँ 200 रुपये प्रतिमाह है ना। ओल्ड एज पेंशन स्कीम, 60 से 79 वर्ष के बीच वृद्ध व्यक्ति है उसको 200 रुपये प्रतिमाह, 79 वर्ष के बाद 500 रुपये मासिक। ठीक है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS, समेकित बाल विकास सेवा योजना बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, 2 अक्टूबर 1975 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। इसके लाभार्थी होते हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, एडोलसेंट गर्ल, है ना, किशोरी बालिकाएं। 6 सेवाएं इसके तहत दी जाती हैं। कौन कौन सी? पोषण, भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं। कहाँ पर दी जाती हैं सभी सेवाएं? आंगनबाड़ी केंद्रों पर। ट्रेड योजना के बारे में देख लीजिए। ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट, इसको चलाया गया था महिला उद्यमियों के लिए। ठीक है, MSME मंत्रालय की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता इसमें कितनी दी जाती है? 30%। स्वामित्व योजना के बारे में देख लीजिए। सर्वे ऑफ विलेजेस की फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ठीक है, 24 अप्रैल 2020 को इसको स्टार्ट किया गया। स्वामित्व योजना को केंद्रीय योजना है, पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। इसमें घरौनी संपत्ति कार्ड वितरण किया जाता है। ड्रोन सर्विस लोगों को आवासीय स्वामित्व दिया जाता है। प्रारंभ में इसको 6 राज्यों में स्टार्ट किया गया था। कार्यान्वयन इसका कौन करता है? पंचायती राज मंत्रालय, सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राज्यों के राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग मिलकर। SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में इसको प्रारंभ किया गया था। 2011 में इसका नाम बदलकर NRLM कर दिया गया। NRLM आजीविका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। फिर मार्च 2016 में इसका नाम NRLM कर दिया गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसमें क्या होता है? ये सभी एक ही योजना है जिसका है उद्देश्य स्वयं सहायता समूह SHG के माध्यम से स्वरोजगार देना, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लोगों को रोजगार देना। केंद्र प्रायोजित योजना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। SGSY 1 अप्रैल 1999 है। इसमें बहुत सारी योजनाओं का विलय किया गया था पूर्ववर्ती, जैसे ट्राइसम जो कि 1979 में आई थी, 15 अगस्त 1979 को, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फिर IRDP 1980 में आई थी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। डैकरा 1982 में, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। क्रियान्वयन इसका कौन करता है? डैकरा का जिला प्रसाद। मिलियन बेल्स स्कीम MWS या जलधारा योजना 1988-89 में। सेक्टर 1992 में, सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट्स फॉर रूरल आर्टिजन्स। GKY गंगा कल्याण योजना 1997 में। ठीक है, तो ये सभी 6 योजनाओं को मिलाकर SGSY बनाया गया था 1999 में। पूरा देख लीजिए। पूरा योजना प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज, है ना, शहरी सुविधाएं प्रोवाइड कराना है रूरल एरिया। 2004 में पूरा को शुरू किया गया था बाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन कर दिया गया फरवरी 2016 में। तो पूरा का नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है, विश्व बैंक का इसमें सहयोग प्राप्त है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMAGY 2009-10 में इसको चलाया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा उन गाँव का विकास करना जहाँ SC
अनुसूचित जाति की आबादी 50% से ऊपर है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना PMAAGY 2021-22 में इसको शुरू किया गया। जनजाति मामलों के मंत्रालय के द्वारा कम से कम 50% ST आबादी हो और 500 जनजातियों का विकास करना है। 36,000 ऐसी ग्राम है लगभग, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 15 अगस्त 2008 को इसको शुरू किया गया। MSI मंत्रालय की स्कीम है। सब्सिडी युक्त साख से सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करके रोजगार देना, तो छोटे लेवल पर उद्योग स्थापित करना। 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति इसमें पात्र हैं। नोडल एजेंसी इसकी कौन है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, देखिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन जो कार्यक्रम था वो 2 योजनाओं को मिलकर बनाया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY 2 अक्टूबर 1993 को शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार देने के लिए चलाई गई थी। और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1 अप्रैल 1995 में स्टार्ट किया गया था। दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया? 2018 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। आगे है DDU-GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी। NRLM का ही भाग है। CSS योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है। जम्मू कश्मीर में इसका नाम है हिमायत योजना और इसमें 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण विकास में लाभ ले सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड प्रोग्राम 1974 में चलाया गया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 में चलाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। CSS योजना है, केंद्र राज्यों के बीच में 60-40 का खर्च होता है। मैदान में 500 और पहाड़ी क्षेत्रों में 250 से अधिक जनसंख्या को 12 सड़कों से जोड़ना उद्देश्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी NRDA, नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी, और यूपी में सड़क जो निर्माण का काम करता है इसके तहत UPRRDA 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। आप उसको ध्यान रखेंगे। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना AGEY, ठीक है, अगस्त 2017 में इसको लॉन्च किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को वाहनों हेतु CBUs ऋण उपलब्ध कराएंगे, है ना। कम्युनिटी बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, समुदाय आधारित संगठन, वो ऋण उपलब्ध कराएंगे 6.5 लाख रुपए बिना ब्याज के परिवहन। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो स्वयं सहायता समूह है वो वाहन लेंगे और परिवहन कराएंगे, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। भारत निर्माण योजना 2005 में चलाई गई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ग्रामीण अवसंरचना के विकास हेतु 6 क्षेत्र थे: सड़क, बिजली, पानी, दूरसंचार, आवास, सिंचाई पर ध्यान दिया गया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना RGGVY 2005 में भारत निर्माण के तहत ही चलाया गया था विद्युत मंत्रालय के द्वारा। गाँव में बिजली पहुँचाना, BPL को फ्री बिजली कनेक्शन देना। नया नाम इसका क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015 में पड़ा, या 2014 में सौभाग्य PM सहज बिजली हर घर योजना इसका नाम 2017 में पड़ा। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP 2009 में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय में जिसका विलय हो चुका है। केंद्र राज्य के बीच में 50 और 50 का अनुपात है, आपको बताया जा चुका है, ठीक है। काम के बदले अनाज योजना नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 में चलाया गया। नरेगा 2 फरवरी 2006 में चलाया गया। मनरेगा कब चलाया गया? 2 अक्टूबर 2009, ठीक है। काम के बदले भोजन कार्यक्रम फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 1977 में चलाया गया, 1980 तक जारी रहा, ठीक है। काम के बदले जो भोजन कार्यक्रम था वो आगे चलकर क्या हुआ, उसका विलय कर दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980। 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी इसमें वर्ष में। और एक RLAGP 1983 में चली, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। ग्रामीण भूमि ही रोजगार गारंटी कार्यक्रम, भूमिहीनों को 100 दिन रोजगार की गारंटी दी जानी थी। अब क्या हुआ? 1980 की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और 1983 की ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर जवाहर रोजगार योजना GRY को 1989 में लॉन्च किया गया। रोजगार आश्वासन योजना EAS, है ना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम 1993 में चलाई गई। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जो जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किया गया। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना को मिलाकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में इसको चलाया गया, ठीक है, SGRY। सांसद आदर्श ग्राम योजना SGY सांझी बोलते हैं। 11 अक्टूबर 2014 को इसकी स्टार्टिंग हुई लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्मदिन पर। प्रत्येक सांसद ग्रामों को गोद लेकर आदर्श बनाया गया। 2016 तक 1 गाँव बनाना था, 2019 तक 3 बनाने थे, 2024 तक 8 बनाने थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय की, ठीक है, यह योजना है। साइट इसकी है सांझी। स्फूर्ति योजना की फुल फॉर्म स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो जी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उनका क्या करना है, उनको फंड उपलब्ध कराना है। MSME मंत्रालय के तहत 1 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। उस्ताद योजना, उस्ताद की फुल फॉर्म क्या है? अपग्रेडिंग द स्किल को अपग्रेड करना है। ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स या क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट, ठीक है भाई। 2015 में इसको शुरू किया गया अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों की संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए इसको चलाया गया था। सामुदायिक विकास योजना CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1952 55 विकास खंडों की स्थापना के साथ शुरू किया गया। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम 1993 में चलाया गया। केंद्रीय योजना है। टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है। प्रति सांसद हेतु वार्षिक राशि 5 करोड़ है इसमें, ठीक है। 5 करोड़ एक सांसद एक वर्ष में 5 करोड़ इसके तहत खर्च कर सकता है अपने संसदीय क्षेत्र में। अंत्योदय अन्न योजना AAY 25 दिसंबर 2000 में इसको प्रारंभ किया गया। PDS के है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को गेहूं और चावल देना। और इसका जो मंत्रालय है खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मंत्रालय। कुटीर ज्योति कार्यक्रम 1988-89 में शुरू किया गया। ग्रामीण BPL परिवारों को फ्री बिजली कनेक्शन देना। इंदिरा आवास योजना 1985 में चलाई गई। CSS योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है। अब इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया, ठीक है, मार्च 2016 में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY, ठीक है, AYG, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में इसको चलाया गया। सबके लिए आवास इसका लक्ष्य था 2022 तक। मैदानी भागों में 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं मकान बनाने के लिए, और पहाड़ी में 1,30,000 रुपये दिए जाते हैं। पक्के शौचालय के लिए 12,000 दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, दोनों को मिलाकर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कहा जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब चलाई गई? अगस्त 2004 में। इसमें शैक्षिक सुविधाएं किनको दी जाती हैं? SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और BPL बालिकाओं को। स्वजल धारा कार्यक्रम कब चलाया गया? 2002 में। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए साक्षर भारत मिशन 2009 में। महिलाओं में उच्च शिक्षा दर हासिल करने के लिए भारत में साक्षरता दर 80% प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन 1988 में चलाया गया। 15 से 35 वर्ग की आयु वर्ग में साक्षरता को बढ़ाना। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चलाया गया। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना इसका उद्देश्य था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में चलाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद, ठीक है। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी, ठीक है। उसके बाद 1986 में आई थी। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरी 1986 के बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया। विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA 2009 में चलाया गया। केंद्र और राज्य के बीच 50-50 का खर्च होता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC 1998 में चलाया गया। किसानों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना, परिवार की उपभोग आवश्यकताओं के लिए फसल कटाई के पश्चात खर्च हेतु। हरियाली योजना को कब चलाया गया? 2003 में। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जल संरक्षण हेतु बहुआयामी योजना। पंचायत में वृक्षारोपण करें, जल संचय करें, है ना। कृषि पेयजल के लिए जल उपलब्ध करना है। मिशन अंत्योदय क्या है? 2017-18 में इसकी शुरुआत की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से संसाधनों का अधिकतम उपयोग। 26 मंत्रालय विभागों की जो योजना है उनको एकीकृत करना। मिशन अंत्योदय वार्षिक सर्वेक्षण होता है। ग्राम पंचायत विकास योजना बनाना, GPDP बनाना, किसके तहत? मिशन अंत्योदय के तहत, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT बोलते हैं, ठीक है। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूशन। तो जिला स्तरीय संस्थान होते हैं जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत काम करते हैं। कौशल प्रशिक्षण देते हैं, ठीक है। 18 से 45 वर्ग आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को ऋण देते हैं, ठीक है, ऋण दिया जाता है इसके तहत। प्रियदर्शनी योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, चलाया गया था और इसका उद्देश्य था स्वयं सहायता समूहों को बढ़ाना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में चलाया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा उद्देश्य क्या था? BPL परिवार को LPG कनेक्शन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में चलाया गया। धान, गेहूं और दाल के उत्पादन में वृद्धि इसका लक्ष्य था। सघन कृषि विकास कार्यक्रम, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको पैकेज कार्यक्रम भी कहते हैं, ठीक है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, है ना, इसको चलाया गया था। इसके बाद इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 1960 में चलाया गया था। 7 राज्यों के 7 जिलों से इसको प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY 2007 से चलाया गया, ठीक है। 2018 में इसका नाम बदलकर RKVY रफ्तार कर दिया गया, ठीक है। रफ्तार की फुल फॉर्म है रीम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुवेनेशन, ठीक है। कृषि मंत्रालय की है स्कीम है। उप योजना के तहत बहुत सारी हैं, जैसे त्वरित चारा विकास कार्यक्रम, है ना, ठीक है, 2011-12 में इसको चलाया गया। फसल विविधीकरण कार्यक्रम केसर मिशन इसी के तहत है ना। RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06 में चलाया गया। केंद्रीय प्रायोजित योजना है कृषि और किसान मंत्रालय की, ठीक है। MIDH की फुल फॉर्म क्या है? मिशन फॉर इंटीग्रेशन डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। बागवानी एकीकृत बागवानी विकास मिशन 2014-15 में चलाया गया। उपयोजना इसके तहत कौन कौन सी हैं? एकीकृत बागवानी मिशन के तहत तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ठीक है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन 2006-07 में चलाया गया। केंद्रीय बागवानी संस्थान CIS नागालैंड, नारियल विकास बोर्ड CDB कोच्चि, पूर्वोत्तर और हमारे राज्यों के बागवानी मिशन, ठीक है, HMNEH, ठीक है। सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन NMS 2014-15 में चलाया गया कृषि मंत्रालय के द्वारा। NAPCC के तहत, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के तहत इसको चलाया गया था। उपयोजना संचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। रेनफील्ड एरिया डेवलपमेंट, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और फार्म वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये हो चुकी हैं इसके तहत। मनरेगा के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक्ट पास कब हुआ? अगस्त 2005 में। शुरुआत कब हुई? 2 फरवरी 2006 को उसको लागू किया गया। यहाँ से अनंतपुर आंध्र प्रदेश से 200 जिलों में इसको शुरुआत में लागू किया गया। अप्रैल 2008 से पूरे देश में लागू किया गया।
2 अक्टूबर 2009 को उसको मनरेगा नाम दिया गया। वह एक काम का अधिकार देता है। पहले नरेगा था, 2 अक्टूबर को 2009 को महात्मा गांधी कर दिया गया आगे। वर्ष में शोधन रोजगार की गारंटी दी जाएगी, जिसमें 1 तिहाई महिला होंगी। टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाएगा, जैसे सड़क, नहर, तालाब, कुआं एक्सेट्रा। 5 किलोमीटर के अंदर रोजगार मिलेगा। 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिले तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कार्यान्वयन कौन करता है? ग्राम पंचायतें करती हैं मनरेगा का। खर्च केंद्र और राज्य के बीच 75-25 होता है। सामग्री लागत और प्रशासन के बीच। और अकुशल श्रम का केंद्र 100% देता है। प्रथम बार अधिनियम, ऐसा अधिनियम प्रस्तावित किया था 1991 में PV नरसिम्हा राव जी के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। है ना, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY 2015 में कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था कार्बनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। ऑपरेशन ग्रीन 2020 में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए जो टॉप फसलें हैं टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, टमाटर, प्याज, आलू और 22 अन्य फसलें इसके तहत रखी गई हैं। ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की तरफ से शुरू किया गया। मूल स्थिरता हेतु नोडल एजेंसी नाफेड होती है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ 2 अक्टूबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी, है ना, जो कि इसको संबंध है ग्रामीण विकास मंत्रालय से। FPO किसान उत्पादक संगठन को सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, APMC क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, कृषि उपज बाजार समिति स्थापना की राज्य सरकारें करती हैं। मंडी, APMC की जो मंडी ट्रेडिंग साइट होती है वो राष्ट्रीय कृषि बाजार है, नेम है, इसको इनम भी बोलते हैं, है ना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है, PMKSY 2017 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा संपदा की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मैरिन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। इसके तहत घटक योजना है ऑपरेशन ग्रीन, मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन क्लस्टर हेतु अवसंरचना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सितंबर 2020 में मछुआरों की आय दोगुनी करने के लिए। स्वयं योजना, ठीक है, तो स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है, फुल फॉर्म है इसकी। 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था बहनी और गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा देने के लिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जून 2020 में चलाया गया। PM स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, आत्मनिर्भर निधि इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं उनके लिए चलाई गई थी। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना 1965 ग्रामीण पेयजल के लिए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 में प्राथमिक शिक्षा, यानी जो गाँव के उदय के लिए योजना, प्राथमिक शिक्षा में बढ़ावा, है ना, स्वास्थ्य, है ना, आवास, पेयजल, पोषाहार इत्यादि। गोवर्धन योजना, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, फरवरी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2018-19 होगा क्या, इसको आप देख सकते हैं, इसकी डेट यहाँ पर कट गई है। पशुओं के गोबर और खेतों की अपशिष्ट, ठीक है, पशुओं के गोबर और खेतों के जो अपशिष्ट हैं उनसे क्या बनाना है? कंपोस्ट बायोगैस, बायो CNG का निर्माण करना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, ठीक है, इसको चलाया जा रहा है गोवर्धन योजना को। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पशुपालन डेयरी विभाग, कृषि विभाग, कृषि शोध और शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय एटसेट्रा, ये सही मिलकर इसके लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2019 में चलाई गई है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। नवीकरणीय सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए। कुसुम की फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान। व्यय किस प्रकार होता है? 40% किसान देगा, 30% केंद्र और राज्य भी 30%, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, जनवरी 2016 में इसकी शुरुआत की गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किसानों को प्रत्येक खरीफ फसल हेतु 2%, रबी के लिए 1.5%, बाढ़ जोगर उद्यान कृषि के लिए 5% भुगतान करना होगा। चक्रवात, गैर मौसमी वर्षा, ठीक है, एटसेट्रा के लिए जो नुकसान होता है उसके लिए भारतीय कृषि बीमा कंपनी इसको देखती है, AIC। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, PM किसान जिसको बोलते हैं, फरवरी 2019 को शुरू की गई केंद्रीय योजना है। लघु और सीमांत किसानों, ठीक है, लघु किसान क्या होते हैं? जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है। सीमांत जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम है, उनको 6,000 रुपये वार्षिक सहायता कृषि निवेश हेतु, ठीक है। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा, NFT के माध्यम से, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है, योजना है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसको जुलाई 2013 में लागू किया गया। इसमें ग्रामीण आबादी का 75%, शहरी आबादी का 50% कवरेज है, ठीक है। चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूँ 2 रुपये प्रति किलोग्राम, मोटे अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम इसमें बांटे जाते हैं। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को भोजन के साथ साथ, ठीक है, 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ दिया जाता है। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भोजन, TDPS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यक्रम, ठीक है। आगे चलते हैं। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील प्रारंभ कब हुआ? 15 अगस्त 1995 में। नया नाम इसका क्या है? प्रधानमंत्री पोषण योजना, ठीक है। पोषण शक्ति निर्माण योजना, अक्टूबर 2021 में इसको नाम दिया गया। बच्चे जो है प्री प्राइमरी कक्षा 1 से 8 तक के, ठीक है, इसमें भोजन करते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में जो खर्च है वो 60-40 है। केंद्र क्या करता है? खाद्यान्न उपलब्ध कराता है और वित्तीय सहायता राज्य सरकारें इसका क्रियान्वयन करती हैं। शिक्षा मंत्रालय की स्कीम है खाना बनाना पर उसने, ठीक है, और स्वच्छता की जांच दैनिक स्तर पर बच्चों के न्यून भार की परसेंटेज का आकलन 6 माह पर किया जाता है, ठीक है। प्रारंभिक जो बच्चे हैं कक्षा 1 से 5 तक, उनको 450 कैलोरी,
ठीक है, और 12 ग्राम प्रोटीन। उच्च प्राथमिक को 700 कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। पोषण की फुल पोषण शक्ति निर्माण। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY अगस्त 2014 में वित्तीय समावेशन हेतु वित्त मंत्रालय की स्कीम है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा 10,000 है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को 3 मंत्रालय से संबंधित है। मुख्य रूप से महिला और बाल विकास मंत्रालय की स्कीम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी से संबंध है। बाल लिंगानुपात को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना भी इसका उद्देश्य है। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 उसी दिन इसको शुरू किया गया। 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं हेतु बैंक खाता खोला जा सकता है। 1 वर्ष में उसमें न्यूनतम आप 250 रुपये जमा कर सकते हैं, अधिकतम 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। मेच्योरिटी अवधि खाता खोलने की अवधि से तिथि से 21 वर्ष होगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जीवन बीमा योजना है। 18 से 50 वर्ष आयु के लोगों के लिए है। वार्षिक प्रीमियम इसमें 436 रुपये होता है। व्यक्ति के निधन पर 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। LIC के साथ समझौता किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को उसी तारीख को दुर्घटना बीमा योजना है। यह लाभार्थी 18 से 17 आयु वर्ग के व्यक्ति हैं। दुर्घटना, मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख और आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। वार्षिक प्रीमियम इसमें 20 रुपये है। अटल पेंशन योजना भी उसी दिन शुरू की गई 9 मई 2015 को। 18 से 40 वर्ष आयु के व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में जो कार्यरत हैं उनके लिए पेंशन स्कीम है। विनियमन इसका कौन करता है? PFRDA, पेंशन फंड्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 1,000 और अधिकतम 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे पेंशन के रूप में, जो कि प्रीमियम के आधार पर होंगे। कोई व्यक्ति कितना प्रीमियम जमा करता है, ठीक है, उसके आधार पर। किसान कॉल सेंटर जो कृषि मंत्रालय की स्कीम है, इसको 2004 में प्रारंभ किया गया। एग्री उड़ान योजना कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 2017 में प्रारंभ की गई। किसान कृषि उड़ान योजना कृषि उत्पादों की परिवहन में सुविधा के लिए 2020 में। प्रायोगिक बीज फसल बीमा योजना 1999 में। बीज उत्पादों को वित्तीय सुरक्षा। कृषि यंत्रीकरण संवर्धन योजना 2018 में। फसल अवशेष प्रबंधन हेतु भारत नेट योजना ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना 2015 में। इसका नाम भारत नेट रखा गया। उसके पहले इसका नाम था राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। इसको 2011 में प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं। कृषि आमदनी बीमा योजना 2003-04 इसकी शुरुआत हुई थी। कृषकों की आमदनी की हानि को बीमा से कवर करना। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम WDB 1990। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP 1973। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना फरवरी 2019 में। लघु और सीमांत किसानों हेतु वृद्धावस्था, ठीक है, जो पेंशन योजना है यह वृद्धावस्था के लिए। एंट्री एज इसमें 18 से 40 वर्ष है और इसमें 55 रुपये से 200 रुपये मासिक प्रीमियम अलग अलग होता है, ठीक है। 60 वर्ष उम्र होने पर 3,000 रुपये मासिक, ठीक है, पेंशन दिया जाएगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में इसको चलाया गया। सितंबर 2013 में DNULM, है ना, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। समग्र आवास योजना 1999 में चलाया गया। जनश्री बीमा योजना 2000 में चलाया गया। BPL लोगों को बीमा कवर देने के लिए। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जनवरी 2024 में सोलर रूफटॉप सिस्टम के लिए। अब देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना है। ये नई योजना है, ठीक है, इनको आप ध्यान से देखेंगे। अब स्माइल योजना, ये सभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना। स्माइल की फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड, है ना, एंटरप्राइज। तो इसकी फुल फॉर्म इसका उद्देश्य क्या है? इसको फरवरी 2022 में इसको स्टार्ट किया गया। भिक्षावृत्ति पर रोकथाम के लिए और ट्रांसजेंडर समुदाय के विकास के लिए स्माइल योजना चलाई गई। श्रेष्ठ योजना की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन टारगेटेड एरियाज, है ना, SC लोगों के जो सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए चलाएगी, शिक्षा के लिए, है ना, दिसंबर 2021 में। अव्यय योजना अटल वायु अभ्युदय योजना अप्रैल 2021 में। पूर्व नाम इसका क्या था? भ्रष्ट नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, है ना, NAPSRC, है ना। इसके बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPSRC। राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY, विकलांगता या दुर्बलता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहायक उपकरण देना, ठीक है। आगे चलते हैं। वृद्धजनों पर राष्ट्रीय नीति 1999 में आई। एल्डर लाइन वर्ष 2021 में शुरू की गई। सेज, ठीक है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ठीक है, इसकी 2021 में शुरुआत की गई। बुजुर्गों की देखभाल हेतु नवीन उत्पादों, समाधानों, सेवाओं को पहचानना। नमस्ते योजना नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम अगस्त 2022 में। तो जो सैनिटेशन है स्वच्छता का, वो मैकेनाइज्ड किया जाए, यंत्रों के द्वारा जो साफ़ सफाई की जाए, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोका जाए, जो हाथ से मैला ढोने की प्रथा उसको समाप्त किया जाए, उसके लिए नमस्ते योजना चलाई गई। एक राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाया गया था 2003 में, ठीक है, 2001 में, ठीक है। PM दक्ष योजना दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, इसकी फुल फॉर्म में 2020-21 में चलाई गई। SC OBC EWS DNT और सफाई मित्रों को कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराना। प्रति प्रशिक्षु 3,000 रुपये वेतन मुआवजा दिया जाता है। सीड योजना स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs फरवरी 2022 में। DNTs की फुल फॉर्म क्या है? डीनोटिफाइड ट्राइब्स
है ना, नोमैडिक ट्राइब और सेमी नोमैडिक ट्राइब, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पीएम अजय, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना 2021-22 में चलाई गई। पूरा नाम क्या है इसका? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। देख रहे, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का जो नया नाम है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ठीक है। पीएम यशस्वी योजना की आप फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने लगभग 22 पीढ़ियों को कवर किया है, जो कि आपके 35 जो अंक हैं वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हम कंटेंट आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। अभी हमारे पास पंचायती राज में 30 अंकों का जो है टॉपिक वो शेष है, तो उसके लिए भी जल्दी ही वीडियो आएंगे आपके लिए। तो बने रहिए, आप इन चीज़ों को रट डालिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं पेपर के लिए। तो आप इन सभी चीज़ों को रट डालिए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इसको ज़रूर रटें, ठीक है। आपको परीक्षा में सीधे सीधे सवाल यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंटेंट कहाँ से आएगा, फिर आप ये समझिए कहाँ से कंटेंट पूछा जा सकता है, तो उसका कोई अंत नहीं होता है फैक्ट्स का। तो आप जो मैक्सिमम चीज़ें हैं उसको कवर करके जाइए एग्ज़ाम के लिए, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। चलिए, तो वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।